गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं आज हम लोग इस फिजिक्स के अगले टॉपिक पे जो क्या है आपका गुरुत्व है। गुरुत्व का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर कट कह दूं, जैसे कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है क्या। तो देखिए आपको दिख रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए मून के बारे में। पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में हम लोग दो का ही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं। जो मून का जी है वो अर्थ के जी का 1/6 है ना। यानी कि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, आपके पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 यानी कि छठा भाग होता है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरी बात अगर हम लोग ले लें तो ये जान लीजिए कि पृथ्वी पे जो इस्केप वेलोसिटी है, अच्छा इस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है क्या? पलायन वेग, ठीक है। पलायन वेग का मतलब वैसा वेग जिससे हम किसी चीज़ को अगर थ्रो करेंगे तो वो वापस से पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं आएगा। तो अर्थ के लिए ये क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये ध्यान में रखेंगे। यानी कि पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर के स्पीड से अगर किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करेंगे तो वो वापस से पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स कह लीजिए या एटमॉस्फेयर में कभी दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। सिमिलरली यही क्वेश्चन अगर चंद्रमा के लिए हो तो चंद्रमा के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो है आपका 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, लगभग 1/6 आप यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 1/6 से थोड़ा सा कम है। तो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में दो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। एक पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स क्या है और 1/6 आपका क्या है? चंद्रमा का है। साथ ही साथ जो एस्केप वेलोसिटी है, बेसिकली एस्केप वेलोसिटी भी डिपेंड करता है आपके ग्रेविटेशन फोर्स पे। तीसरी चीज़, जो अर्थ का शेप है वो ऑलमोस्ट क्या है, आपके एप्पल की तरह है। तो इसके कोर से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है उसका डिस्टेंस कम होने की वजह से जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है वो पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है। पोल्स का मतलब ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान, वेट, और दूसरे को कहते हैं भार, ठीक है, जिसको हम लोग मास कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। द्रव्यमान किसी का भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान सिर्फ आपका क्या होता है? एम होता है। लेकिन जब भार की बात करेंगे तो ये अपने आप में एक फोर्स है। यहाँ पर क्या एम के साथ हम लोग जी भी लगाते हैं, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ों को अगर आपने ध्यान में रखा है तो फिर ये टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर का भार होता है। अब देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया भार का मतलब mg, यानी यहाँ g फैक्टर करेगा, और g सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पृथ्वी पे। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया आपको ध्रुवों पे होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी मानव शरीर का भार यानी mg सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो जहाँ g ज़्यादा होगा, क्योंकि m क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन हो गया, के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको सिंपल एक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। a इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन है हमारे पास, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। आप इसको अगर फॉलो करेंगे और आपको पता है कि एक पॉइंट पे मैंने गिराना स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेग क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और लास्ट वेग आपसे पूछ रहा है तो इस इक्वेशन से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? at प्लस यू आ जाएगा, और u हमारा 0 है। तो a और t को मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हैं, 29.4 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड होगा 3 सेकेंड के बाद। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारहीनता होती है। भारहीनता का मतलब क्या होता है? आप अपना भार मैंने बताया अभी, भार का मतलब क्या होता है? mg होता है। mg का मतलब g के बारे में कह रहा है। m क्या है? कांस्टेंट है। भारहीनता में g जो है बिल्कुल होगा ही नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। क्लियर? आई होप सो आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट है लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? याद रखिएगा तीनों में एक जो है नोबल कंडीशन आता है जिसमें आप ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा बाकी सब चीज़ों को साइड कर दें तो याद रखेंगे तीनों का तीनों क्या होगा? एक साथ गिरेगा पृथ्वी पर। कौन कौन सा? लकड़ी, लोहा और मोम का। नेक्स्ट है आपका क्या है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, आप समझिए कि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो है चारों ओर आपका घूमता रहता है, ठीक है।
घूमने की वजह से क्या होता है, एक एक्सेलरेशन प्राप्त होता है। एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण प्राप्त होता है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है, और जिस वजह से वो पृथ्वी की ओर खिंचाता नहीं है। दो फोर्स वहाँ काम करता है, एक तो ऐसे राउंड घूम रहा है तो एक अंदर की ओर फोर्स काम कर रहा है, एक बाहर की ओर फोर्स काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट चाह रहा है बाहर जाएं और ग्रेविटेशन फोर्स अंदर खींच रहा है, तो इस दोनों के बीच में ही घूमता है, और घूमने की वजह से क्या जनरेट होता है, एक्सेलरेशन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है कि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है कौन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरुत्व के अधीन यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स के साथ विरामावस्था से, यानी कि आपका जीरो से अगर किसी चीज़ को गिराया जाए, मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में टी और विस्थापन डी का विवरण का सही क्या है। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 3 सेकेंड में जो उसका स्पीड हो गया था वो 3 टाइम्स होकर 29.4 मीटर पर सेकेंड हो गया था। क्लियर। यानी कि स्पीड समय के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। विस्थापन का मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी आप बहुत ध्यान से देखेंगे ग्राफ को तो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ा हमारा क्या, ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट, और लेकिन अचानक से बढ़ते बढ़ते काफ़ी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो आई होप सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, समय धीरे धीरे ही बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक टाइम इंटरवल के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। तो यही ग्राफ है जो कि बिल्कुल करेक्ट इस सिचुएशन को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ये किसने बताया था, तो याद रखिएगा हमारे भारत के साइंटिस्ट ब्रह्मगुप्त द्वारा ये बताया गया था कि जो सभी वस्तुएं क्या है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी का इस तरह का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए, लुप्त हो जाए, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। मतलब आउटपुट क्या होगा कि ग्रेविटेशन फोर्स हटा दिया जाए। तो ग्रेविटेशन फोर्स अभी मैंने बताया mg भार कहते हैं, अगर g हटा दें तो भार शून्यता हो जाएगी, यानी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान क्या होगा, वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा जब 1% से अगर रेडियस को कम कर दिया जाए और मास जो है, द्रव्यमान जो है, जो वेट है वो वही रहे, तो g का वैल्यू क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलाने के लिए बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित क्रम में है। तो देखिए सबसे पहले रेडियम का आविष्कार किसने किया है, मैडम क्यूरी ने किया है, तो 2 सही है। पेंसिलियम का किसने किया है, पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका चेचक। ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है WC रोंटजेन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, रोंटजेन के बारे में दिया है। तो देखिए एक्सरे का आविष्कार किया है WC रोंटजेन ने, और चेचक का किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने किया है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका 2, 1, 4 और 3। तो 2, 1, 4, 3 हम लोग को देखना है ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है, 2, 1, 4, 3। ये देखिए पहला ही ऑप्शन दे रहा है 2, 1, 4, 3, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लोलक की कालावधि, कालावधि पहले तो लोलक का मतलब क्या है, मतलब समझिए पेंडुलम। पेंडुलम का मतलब वही घड़ी का वो जो घंटा जो ऐसे ऐसे हिलता है आपका। कालावधि का मतलब टाइम पीरियड होगा, मतलब एक बार ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रेवल करेगा उसको कालावधि कहते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो आपने शायद पढ़ा होगा कि गर्मी के दिन में क्या होता है, इसका लेंथ बढ़ जाता है जिसकी वजह से ये थोड़ा सुस्त हो जाता है, जबकि ठंड में ये छोटे होने की वजह से ये काफ़ी मतलब इसका कालावधि जो है बढ़ जाता है, घट जाता है। तो याद रखेंगे कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है। तो सार्वभौमिक नियम का मतलब होता है यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ किसने बताया था ग्रेविटेशन का, तो वो न्यूटन ने बताया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है आपका कि व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है। तो आपको पता होगा कि चंद्रमा पे जो g का वैल्यू है, जिसको हम त्वरण कह सकते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं, वो क्या होता है, पृथ्वी के मुकाबले 1/6 होता है। इसी वजह से हम ज़्यादा जंप कर पाएंगे। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी पढ़ सकते हैं, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।
बहुत लोगों को लगे ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, मेन जी का वैल्यू है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आपको क्या स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका, स्टेटमेंट से पहले को एक कंडीशन दिया हुआ है कि एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। अच्छा, यहाँ दोलन का मतलब याद रखिएगा, यहाँ लोलक नहीं है, लोलक अलग चीज़ हो गया। लोलक का मतलब वो हो गया पेंडुलम जो घड़ी में होता है, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बैटरी के द्वारा चलाते हैं। यहाँ एक दोलक का मतलब हो गया एक फ्री फॉल है, एक रस्सी में आप एक पत्थर बांध दिए हैं और एक बार इसको ऐसे चलाकर छोड़ दिए, ठीक है, चलाकर छोड़ दिए हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो धीरे 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 रुकता चला जाएगा, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि वो रुक भी जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। अच्छा देखिए, इस गोले के बारे में बात कर रहा है कि ये बीच में जब आएगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा। इसका वजह है क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसका यहाँ तक जाना और वापस आना, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वेग जीरो हो जाएगा, और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो त्वरण भी जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। तो पहला नंबर देखिए आपका फर्स्ट में है और थर्ड में है। सेकंड नंबर देखिए दोनों में है, तो सेकंड तो ऑटोमेटिक सही होगा। हालांकि पढ़ लेते हैं, हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो हर बार जितनी बार वो रोटेट करेगा, हर बार एक सर्टेन स्पीड को प्राप्त करेगा, और स्पीड बदलता जाएगा, स्पीड धीरे धीरे कम भी होता जाएगा, ये मैंने आपको पहले बताया। थर्ड क्या कह रहा है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है, मतलब ऊपर पे, ये ऊपर वाले पॉइंट पे, उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो एटलीस्ट रहेगा ही, गति शून्य हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन ऊपर वाले पॉइंट पे रहेगा, तो थर्ड गलत है। मतलब चौथा क्या कह रहा है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम, मतलब पहला बार में यहाँ तक गए फिर वापस लौटे, सेकेंड टाइम में हो सकता है यहीं जाए और यहीं तक रह जाए, फिर थर्ड टाइम में मतलब धीरे धीरे कम होगा, समय के साथ साथ कम होता जाता है, तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि निर्वात में सीधा इसलिए नहीं रह सकता है, क्यों नहीं रह सकता है, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए सीधा नहीं खड़ा रह सकता है। तो क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हम लोग को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और सीधा खड़ा रहने में बहुत हेल्प करता है। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है और दूसरा आपका क्या है, फ्रिक्शन है। तो ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होने की वजह है कि वो सीधा नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। तो देखिए, अभी जस्ट मैंने बताया कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या है, 12.1 किलोमीटर पर सेकंड है, 12.1 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर 8 किलोमीटर, सॉरी 12 बोल रहा हूँ मैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकेंगे तो कुछ नहीं होगा, वापस से क्या होगा, पृथ्वी पर ही लौट जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपको नज़र आ रहा होगा कि वह वापस पर पृथ्वी पर ही आ गिरेगा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्या है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक सा सवाल है कि पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है तो हम क्यों नहीं फील कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ जो रिलेटिव स्पीड के बारे में आपने पढ़ा होगा कभी, सापेक्षता का सिद्धांत, हमारे साथ जो जो चीज़ें हैं सभी उसी गति से घूम रही हैं, इस वजह से हम लोग को नहीं समझ में आता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी पढ़ लीजिए, क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति क्या है, शून्य है, यानी उसके रिलेटिव स्पीड में अर्थ जिस स्पीड से घूम रही है उस स्पीड से हम भी घूम रहे हैं, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड यानी माइनस कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, इस वजह से हम लोग को वो अनुभव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा। गुरुत्व त्वरण का मतलब जी के बारे में आपसे पूछ रहा है, वो भी ऐसा विनाशकारी भूकंप हो जिसका रिक्टर स्केल पे 9 से ज़्यादा वैल्यू दिख रहा हो। तो ऑप्शन में देखिए 550 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा हो, 750 से ज़्यादा हो, नहीं, विनाशकारी के लिए हम लोग को लगभग 900 या 950 प्लस चाहिए वैल्यू। तो देखिए वैल्यू में हमारा क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर देखिए डी आपको नज़र आ रहा होगा, क्या है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो क्या होगा, विनाशकारी भूकंप के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से कर पाता है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि जो आपका सैटेलाइट है वो घूम रहा है और वो बाहर की ओर फोर्स लगाना चाहता है, ठीक है, और अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो अंदर की ओर लगा रहा है, तो दोनों के बीच का जो बैलेंसिंग है वो जीरो हो जाता है, इस वजह से ये रोटेट करता रहता है। तो जो सैटेलाइट के बारे में बात करेंगे अगर, तो वो क्या होगा
अपकेंद्रीय बल होगा, क्या होगा, सॉरी, केंद्राभिमुखी बल होगा। ठीक है, केंद्राभिमुखी का मतलब होगा अंदर की ओर फोर्स, तो अंदर की ओर फोर्स के कारण, और वो चाह रहा है बाहर की ओर, तो इस वजह से वो रोटेट करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाए तो वो क्या होगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो अंतरिक्ष यान है वो एक सर्टेन स्पीड से चल रहा है, तो इनिशियली जब सेब गिराया जाएगा तो उसका जो स्पीड होगा वो यान की गति के बराबर होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक बस है और बस के ऊपर आप खड़े हैं, बस एक सर्टेन स्पीड से जा रही है, आप किसी बॉल को हवा में फेंकिए, वो वापस से बॉल आप ही के पास आएगा, इसका मतलब वो बॉल भी क्या है, आपके स्पीड का या बस के स्पीड से मैचिंग में जा रहा था। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में क्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। क्या चीज़ आपका, जो भी कुछ सेब है, तो सेब छोड़ रहे हैं तो सेब, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी फिर से दिख रहा होगा कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है आपका, एक गेंद क्रमशः ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो कौन पहले गिरेगा या क्या सही है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि दोनों को अगर गिराया जाए, एक आइडल कंडीशन लिया जाए जहां अदर फैक्टर को हटा दें, तो दोनों साथ साथ गिरेगा, तो ऑप्शन नंबर सी पढ़ सकते हैं आप, भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति कर रहा है। ठीक है, भू उपग्रह पहले कहते किसको हैं, देखिए जियो सैटेलाइट बोलते हैं। ये जियो सैटेलाइट होता क्या है, इसका भी रोटेशन पीरियड जो होता है वो 24 घंटे होता है। मतलब अगर इंडिया के ऊपर कोई सैटेलाइट है तो 24 घंटा वो इंडिया के ऊपर ही घूमेगा, उसको हम क्या कहते हैं, भू उपग्रह कहते हैं। अब कह रहा है यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, मतलब जो आप सैटेलाइट जो घूम रहा है उसको जो अपकेंद्रीय बल मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से उसको अपकेंद्रीय बल मिलता है। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से मिलता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं इसको। लास्ट वाला जो आपका कल का वीडियो था उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है। अभी मैंने बताया कि चंद्रमा पर जो स्केप वेलोसिटी है वो क्या है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, और एटमॉस्फेयर का जो स्केप वेलोसिटी है वो लगभग 4 के आसपास है। तो वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है ना, और एटमॉस्फेयर नहीं है, और साथ ही साथ क्या है, वायुमंडल नहीं होने का वजह भी क्या है, क्योंकि स्केप वेलोसिटी जो एटमॉस्फेयर का है वो 4 होना चाहिए, और जो चंद्रमा है उसका 2.4 है, मतलब वहाँ वायुमंडल आती तो है लेकिन निकल जाती है, वहाँ ट्रैप नहीं हो पाता, उसको ग्रैब नहीं कर पाता है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ सकते हैं आप, कि इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उसके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, जो उसका जो चंद्रमा का स्केप वेलोसिटी है उसके पॉइंट से क्या है, कम है। ठीक है, किससे, गैस के अणु का पलायन वेग ज़्यादा है, कहने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। सिंपल सी बात है, आप अगर लिफ्ट में बैठे हैं यहाँ पर, तो जब ये लिफ्ट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाएगा तो आपको वेट ज़्यादा फील होगा। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, त्वरित का मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता हुआ। नेक्स्ट है आपका क्या है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि। तो देखिए, जो झुका हुआ मीनार है आपका पीसा का, वो इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अर्थ के अंदर है, नीचे की ओर दबा हुआ है, इस वजह से वो गिर नहीं रहा है। क्लियर। तो देखिए, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, यही इसका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चारों ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से बाद में पढ़िए। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब, शीतकाल में। शीतकाल मतलब ठंडी में, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा कि गर्मी में क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और स्पीड कम हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। तो बिल्कुल होगा, जैसे ही वजन आया तो मैंने आपको mg के बारे में बताया, और g क्या है चंद्रमा पे, 1/6 है, तो वजन भी क्या होगा, 1/6 होगा। सेकंड क्या कह रहा है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए, ये वाला सेंटेंस आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि सही है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह ही गुरुत्वाकर्षण है, और लेकिन उसका वैल्यू क्या है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो ये कारण क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, कथन सही परंतु कारण गलत है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल, मतलब जो झूला का जो झूलने का जो आवर्तकाल है वो क्या होगा? तो देखिए, जब लड़की खड़ी हो जाएगी तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्लियर? कभी आराम से इस पे डिटेल चर्चा करेंगे कि क्यों कम होगा, लेकिन याद रखिएगा अगर झूले पे लड़की कोई बैठी है, अगर वो खड़ी हो जाती है तो झूला का आवर्तकाल कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो जाती है तो उसके द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये बताया गया है कि दो जो भी आपका पिंड है ना, जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर के बराबर होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। तो आपको कह रहा है स्थान का डिस्टेंस क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? 4 गुना कम हो जाएगा। इन्वर्सली होता है, ठीक है, इन्वर्सली 1/r² होता है। तो इन्वर्सली 1/r² का मतलब 4 गुना कम हो जाना या 4 गुना हो जाना होगा। तो नेक्स्ट क्या है? या चौथाई भाग हो जाना है। तो ऑप्शन नंबर सी देख लीजिएगा कि अब जितना है उसका चौथाई भाग हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस अगर डबल कर दें तो ग्रेविटेशन फोर्स 1/4 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कौन कौन सा 4 बल है? तो एक गुरुत्व है, विद्युत चुंबकीय है, दुर्बल नाभिकीय है और प्रबल नाभिकीय है। अब कह रहा है कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि गुरुत्व जो है चारों बलों में प्रबल है। तो बिल्कुल नहीं, ये मेरे हिसाब से गलत होगा। आपसे पूछ ही रहा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका क्या होता है? प्रबल नाभिकीय बल भी होता है। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश कणों पर क्रिया करता है। बिल्कुल सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता के कारण होता है। बिल्कुल सही, टूटा उसके वजह से दुर्बल नाभिकीय बल बनता है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को धारित किए रखता है। बिल्कुल सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पकड़ के रखता है आपका क्या? नाभिकीय बल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? गलत है। नेक्स्ट है किसी पिंड का भार। अब किसी पिंड का भार अभी जस्ट मैंने बताया था, आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ध्रुव है नॉर्थ पोल साउथ पोल जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे कोर से ज़्यादा नज़दीक है, इस वजह से वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा। तो किसी व्यक्ति का भार भी सबसे ज़्यादा वहीं होगा, है ना। नेक्स्ट है एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। देखिए, स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन में लिखा था कि द्रव्यमान बदलता नहीं है, चाहे जी का कुछ भी मान हो जाए। द्रव्यमान मतलब सिर्फ एम के बारे में बात कर रहा है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान 100 किलो है। तो आपसे पूछ रहा है चंद्रमा पे वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो 100 किलो ही रहेगा। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 10⁻6 दे दिया है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। आपको पता है कि चंद्रमा पर जी का वैल्यू 1/6 होता है, तो 100/6 मान लेंगे, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 100 किलोग्राम होगा जब द्रव्यमान की बात हो रही होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा। तो देखिए, जब भार की बात कर रहा है तो वापस से mg के बारे में बात कर रहा है। फ्री फॉल में g का वैल्यू हर जगह सेम रहता है, तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पृथ्वी का पलायन वेग। देखिए, यहीं से हम लोगों ने क्लास की शुरुआत की थी, यहीं हमारा क्लास एंड हो रहा है। पृथ्वी का जो पलायन वेग है, जिसको स्केप वेलोसिटी कहते हैं, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आई होप सो आज के इस क्लास में आपको काफ़ी कुछ नई जानकारी मिली होगी। एक क्वेश्चन है जो डाउट में है, वो मैं इंतज़ार करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में बताएं। अगर कुछ डिलीवर करने में कुछ एरर हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। चलिए, ऑल ऑफ़ यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।